एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वह सेंटर टीईटी से संबंधित है। अगर आप सेंटर टीईटी की तैयारी करते हैं तो आप जानते हैं कि सेंटर टीईटी की परीक्षा में हिंदी से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि हिंदी के प्रश्न अन्य दूसरे कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। अतः आप सेंटर टीईटी के अलावा अन्य दूसरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। आपको एक और बात बताते चलें कि सीटेट हो या अन्य कोई भी कंपटीशन हो, आजकल बिहार टेट के प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश टीईटी में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के टीईटी के प्रश्न जो है हरियाणा का टीईटी में पूछे जाते हैं। हरियाणा का टीईटी के प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ में पूछे जाते हैं, या फिर स्टेट का टीईटी के प्रश्न जो सेंटर में पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार ऐसा देखा जा रहा है कि टीईटी के प्रश्नों का जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी को देखते हुए आज हम आपके सीटीईटी की तैयारी के लिए यूपी टीईटी में पूछे गए प्रश्न जो लाए हैं वो हिंदी से संबंधित हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप अंत तक इसको देखते हैं तो निश्चित ही आपको कंपटीशन की तैयारी करने में, सीटीईटी की तैयारी करने में काफ़ी लाभ होगा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में 1 से 5 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। ध्यान से सुनिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वह है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में 1 से 5 तक के प्रश्न हैं। तो इसी को आज हम जो है आपके सामने लाए हैं, जिसको ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। आपको बताते चलें कि ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम इस वीडियो को 2 बार अवश्य सुन लीजिए, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो चलते हैं सीधे। पहला क्वेश्चन है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य भाई? पहला, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। पुनः सुन लीजिए क्वेश्चन कि काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, मतलब काव्य शिक्षण जो पढ़ाई होती है उसका क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर चुनना है 4 में से एक। कि पहला है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। दूसरा है व्याकरणीय नियमों की जानकारी देना। और तीसरा है संगीत कला में निपुण बनाना। और चौथा है रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। तो इसका सही जवाब है डी, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति कराना। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिहारी प्रसिद्ध हैं। बिहारी के प्रसिद्ध है मतलब बिहारी एक लेखक कविता लिखते थे, कवि थे, उनके क्या प्रसिद्ध थे? बिहारी के प्रसिद्ध हैं। पहला कविता, दूसरा सवैया, तीसरा पद और चौथा दोहा। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि बिहारी के प्रसिद्ध थे, पहला कविता, दूसरा सवैया, तीसरा पद और चौथा दोहा। इसका सही जवाब है दोहा, कि बिहारी के दोहे प्रसिद्ध थे। दूसरा हो गया। तीसरा चलते हैं, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पहला है पुनः प्लस जन्म, दूसरा है पुनर् प्लस जन्म, तीसरा है पुनः प्लस जन्म, चौथा है पुनः प्लस आजन्म। तो इसका सही जवाब है पुनः प्लस जन्म। पहला इसका होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए कि पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म। आपको पता चले कि अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो संधि विच्छेद से अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है संधि विच्छेद के बारे में सरल भाषा में आपको निश्चित रूप से बताएंगे, जिससे कि आसानी से आसान आप समझ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको इसी से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको विस्तार पूर्वक बनाएंगे। किसी से संबंधित तो आपको बताएंगे हम कि कैसे संधि विच्छेद समझते हैं। इसके लिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर पर है कि शोक किस रस का अस्थायी भाव है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि शोक किस रस का अस्थायी भाव है। तो पहला है शांत रस का, दूसरा है करुणा का, तीसरा है हास्य का और चौथा है वीर का। इसका सही जवाब है कि शोक किस रस का अस्थायी भाव है, तो शोक है करुणा का।
आपको बताते चलें कि हम अगले वीडियो में आपको रस के बारे में पूरी विस्तार जानकारी देंगे। आप जो है ध्यान से सुनेंगे और हमारा अगले वीडियो देखते रहेंगे। रस के बारे में भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। सरदार, देखिए ध्यान दीजिए, सरदार नहीं है, 5वां है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर, ध्यान दीजिएगा, सूरसागर की रचना की सूरदास ने किस भाषा में? पहला है अवधी, दूसरा है ब्रज, तीसरा है खड़ी बोली और चौथा है राजस्थानी। तो सही जवाब है सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। अगला क्वेश्चन है, दोहा में कितनी मात्राएं होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि दोहे में कितने मात्राएं होती है? 24, बी 26, सी 28 और डी 30। तो इसका सही जवाब है ए 24। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में 24 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द का समूह के लिए कौन सा शब्द निम्नलिखित में सही है? जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए सही शब्द निम्न में से कौन है? पहला है कुलीन, दूसरा है समृद्ध, तीसरा है धनी और चौथा है कृपण। तो सही जवाब है इसका कुलीन, मतलब कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे हम लोग कुलीन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। अगला है, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? पहला है दाती, दूसरा है दात्री, मतलब कि त में र, दात्री, तीसरा है दात्री, मतलब दा अत्र में दुर्घई, दात्री और चौथा है कृपण। तो ध्यान दीजिएगा, दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ए है दाती, बी है दात्री, मतलब कि त में र दात्री, सी है दात्री, मतलब कि दा अत्र में दुर्घई दात्री, और डी में है धात्री, मतलब कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका सही जवाब है दात्री। दात्री मतलब कि दा अत्री में दुर्घई, दात्री। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है दात्री, दा अत्र में दुर्घई, दात्री। अगला है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? पहला आपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक, अधिकारण कारक। तो ये बहुत आसान है, इसका सही जवाब है आपादान कारक। अगला प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी शब्द में कौन सा विशेषण है? पहला संख्यावाचक, दूसरा सर्वनामिक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा और चौथा है परिमाणवाचक विशेषण। पापी में कौन सा विशेषण है? और इसका सही जवाब है गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब चुनिए इसमें से। पहला उपमा, बी रूपक, सी अश्लेष और डी उत्प्रेक्षा। और इसका सही जवाब है उपमा, यानी कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब है उपमा। आपको पता चले कि हम अगले किसी अन्य वीडियो में आपको अलंकार के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ए सूर की, बी तुलसी की, सी कबीर की और डी जायसी की। सही जवाब है कबीर। एक बार पुनः इसको सुन लीजिए कि बीजक किसकी रचना है? इसका सही जवाब है कबीर की। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संकर शब्द किससे बना है? एक बार रिपीट करके बता देते हैं अन्य समझाकर कि संकर शब्द किसे कहते हैं। वो भी वही है, संकर शब्द किसे कहते हैं? ए ग्रामीण भाषा का शब्द है, बी संस्कृत भाषा का शब्द है, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं और डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका सही जवाब है डी दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि संकर शब्द किससे कहते हैं? तो दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है शब्द, यही इसका सही जवाब है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन है यह कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है,
डी मेरी गाय काली है और डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इसका सही जवाब है मेरी गाय काली है। यहाँ काला शब्द क्या है? विशेषण है। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, बी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसका सही जवाब है बी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते हैं कि नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय में सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। मतलब कि जो ऑप्शन बताएंगे उसमें किसमें अधिकरण का प्रयोग हुआ है। पहला है वाहनारूढ़, दूसरा है सत्ताधीश, तीसरा है गंगाजल और चौथा है रेखाचित्र। इसका सही जवाब है वाहनारूढ़। वाहनारूढ़ में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक का चिन्ह से इसको आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है किस रस को रसराज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को और किसी को नहीं। सही जवाब है कि श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। मतलब रसों का राजा श्रृंगार रस को जो है बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। सही जवाब है रीतिकाल का। रीतिकाल का जो है घनानंद को 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा यूपी टेट में पूछा हुआ है यह कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। मतलब कि शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। पहला है आशीर्वाद, दूसरा है आशीर्वाद, तीसरा है आशीर्वाद और चौथा है आशीर्वाद। इसमें सही एक बार बता देते हैं कि आशीर्वाद लिखना कैसे रहता है। तो सही बताते हैं कि आशीर्वाद लिखना है आ स में दुर्घई और वा ऊपर रेफ द आशीर्वाद। मतलब कि आ के बाद तलाबे श ऊपर रेफ, सुन लीजिए आ तलाबे स में दुर्घई वा में ऊपर रेफ और द आशीर्वाद। अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 को से किस कारक चिन्ह का प्रयोग बोध होता है। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। और सही जवाब इसमें से चुनना है कि कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो को किसका पहचान है। तो कर्म कारक का पहचान है। इस प्रकार इसका जवाब हुआ ए कि को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो सही जवाब है कर्म कारक का बोध होता है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का उपनाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का उपनाम क्या है। पहला है हरिऔध, बी है निराला, सी है अज्ञेय और डी है गुलेरी। इसका सही जवाब है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का उपनाम क्या है। अज्ञेय है। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है भी। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। पहला है ईय, दूसरा है ई, तीसरा है ईक और चौथा है आ। इसमें सही जवाब है आ। मतलब सूत शब्द में आ लगा देंगे तो सूता हो जाएगा, वहीं इसका क्या हो जाएगा स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पहला अधिक समीप होना, दूसरा कष्ट देना, तीसरा अधिक प्रिय होना और चौथा पालतू होना। सही जवाब है अधिक प्रिय होना। मतलब कि इसका जवाब सी होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर। तो आपको पता चला कि इसमें 30 प्रश्न है। 24वां नंबर प्रश्न है अश्व का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। अश्व का परिवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पहला घोड़ा, बी घोटक, सी कटक, डी है। तो आपको बताते चलें कि घोड़ा भी परिवाची है, घोटक भी है भी है,
इसमें कटक ही ऐसा है जो अश्व का पर्वतीय शब्द जो है नहीं है। आपको बताते चलें कि यह क्वेश्चन जो है यूपी टीईटी के 2014 से लिया गया है, जो कि सी टेट से रिपीट करते हैं कि अश्व का पर्वतीय शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आपको बताते चलें कि अश्व मतलब कि घोड़ा भी अश्व को बोला जाता है, घोटक भी बोला जाता है भी बोला जाता है, लेकिन सी कटक जो है घोड़ा का परिभाषित शब्द नहीं है। इस प्रकार इसमें सी ही सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या है। पहला अस्थिर, दूसरा अडिग, तीसरा यायावर और डी गतिशील। तो इसका सही जवाब है यायावर। मतलब कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द है यायावर। अगला क्वेश्चन है, बूंदेले हरबोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता के लेखिका कौन है। तो इसका मतलब कि इस कविता के रचयिता कौन है। बूंदेले हरबोले के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है सोहनलाल द्विवेदी और डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही यह कविता लिखी थी कि बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब झांसी का रानी जो कविता था वह सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, समास का अर्थ क्या है। पहला संक्षेप, दूसरा विच्छेद, तीसरा विस्तार और चौथा नवीन अर्थ। तो सही जवाब है संक्षेप। समास को संक्षेप कहते हैं। 28 नंबर, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है। इसका सही एक बार सही जवाब बता दे रहे हैं कि इसका सही जवाब है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उसका निदान करना। और 29 नंबर है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है। मतलब कि भाषा का कौशल नहीं है। पहला, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। मतलब कि भाषा कौशल नहीं है। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा हंसना और चौथा लिखना। तो इसमें हंसना जो है भाषा का कौशल नहीं है। हंसना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसना जो है यह जो है भाषा का कौशल नहीं है, जबकि सुनना बोलना लिखना भाषा का कौशल है, जबकि हंसना नहीं है। और अंतिम है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ यह वीडियो समापन हो रहा है। और इस ऐसे ही और तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें।